बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हिस्ट्री आफ्टर 1947, इसकी हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर होगा इस पे आज, जिसमें हम देखेंगे पाकिस्तान किस तरह से बना, किन हालात में बना। पाकिस्तान जो बना, इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि दुनिया की सूरत हाल क्या थी जब पाकिस्तान बन रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो चुकी है, जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे बन के उभरा है। इससे पहले 1945 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो सुपर पावर था वो ब्रिटानिया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटानिया हार रहा था तो उस वक्त अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ और अमेरिका ने वो जो एटम बम गिराए जापान में। उसके बाद जो अमेरिका था, यूएसए, वो एक सुपर पावर के तौर पे दुनिया में उभर के आ चुका था और उसने ब्रिटानिया को भी ये कहना शुरू कर दिया कि आपने जो कंट्रीज पे कब्जा किया हुआ है, जो कॉलोनी बनाई हुई है, उन्हें आप खाली करें। एक तो ये सूरत हाल थी कि जो पावर के डायनामिक्स थे वो चेंज हो रहे थे, ब्रिटानिया से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रही थी। डॉलर करेंसी पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई थी अमेरिका ने। इस तरह से आप ये देखें कि एक तो पाकिस्तान जब बन रहा था तो उसमें हिंदुस्तानियों की जो स्ट्रगल थी, जो इन्होंने तहरीक चलाई हुई थी, वो तो थी ही थी, लेकिन साथ में ये भी सूरत हाल थी। दूसरा ये कि बरतानिया में जो हुकूमत थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो चेंज हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। चर्चिल जा चुका था, उसके बाद एटले साहब आ गए थे, क्लेमेंट एटले साहब थे, जो लेबर पार्टी से जिनका ताल्लुक था। उन्होंने इलेक्शन में कंपेन ही ये की थी कि अगर हम पावर में आ गए तो हम हिंदुस्तान से जान छुड़ा लेंगे। उनका स्लोगन था उनके इलेक्शन में। तो जैसे ही वो इलेक्शन जीते, क्लेमेंट एटले साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सबसे पहले माउंट बैटन को भेजा हिंदुस्तान में कि वो जाए, जाके हिंदुस्तान की तकसीम का कोई मैकेनिज्म बनाए और हिंदुस्तान को तकसीम कर दे। तो हिंदुस्तान में जो आखिरी वासराय था बरतानिया की तरफ से, वो लॉर्ड माउंट बैटन साहब आ चुके थे। बैटन साहब को भेजा ही इसी मकसद के लिए गया था कि वो जाके क्या करें, तकसीम करें। तो ये यहाँ से काफी सारे सवाल बनेंगे। एक तो ये कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटले साहब थे। आखिरी वासराय लॉर्ड माउंट बैटन साहब थे। तो बैटन साहब ने प्लान बनाया हिंदुस्तान को तकसीम करने का। उस प्लान को कहा गया 3 जून प्लान। पहले देख लें। 3 जून प्लान 1947। इस प्लान के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करना था, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। ये प्लान असेंबली में किस डेट को पेश किया गया? ये सवाल बनेगा सबसे पहले 5 जुलाई 1947 को ये प्लान पेश किया गया पार्लियामेंट में, उस पर बहस हुई। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को ये एक्सेप्ट हो गया और 26 जुलाई, ये याद रखिएगा बेटा, ये डेट पूछी गई है, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान असेंबली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान असेंबली कब बनी, उसका नोटिफिकेशन, उसका गजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया 26 जुलाई 1947 को। और इस तरह से 10 अगस्त 1947 को आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पहली असेंबली होगी, 10 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त को जिन्ना साहब पहुंचे थे कराची और 10 अगस्त 1947 को पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान असेंबली की। कहां पे? कराची में, सिंध असेंबली के हाउस में इसकी मीटिंग हुई 10 अगस्त 1947 को, जिसमें 69 जो मेंबर थे। जो हमारी पहली असेंबली थी बेटा, उसमें सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारी पहली असेंबली थी उसके मेंबर की तादाद कितनी थी। जो पाकिस्तान की जो फर्स्ट असेंबली थी उसके जो मेंबर थे वो 69 थे, जिसमें एक वुमेन थी। लेकिन बाद में फिर ये 69 से 79 कर दिए गए और उसमें 2 वुमेन्स को शामिल किया गया। तो पहली जो हमारी असेंबली थी उसके मेंबर्स की तादाद पूछी जा सकती है आपसे, 69 थी। बाद में फिर जब रियासतें शामिल होंगी तो इस तरह से जो है 10 मेंबर और रियासतों के जो राज्य थे उन्हें जो है ना शामिल करके 79 जो था वो मेंबर बनेंगे टोटल हमारी पहली असेंबली के। तो इस तरह से पाकिस्तान बनने की जो
मामला थे वो चले। 10 अगस्त को पहली मीटिंग हुई, सवाल पूछा जाएगा बार बार कि पहली मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कराची में हुई, सिंध असेंबली में। उसके बाद 11 असेंबली को पाकिस्तान असेंबली का जो स्पीकर था उसे चूज किया गया। तो वो जिन्ना साहब जो थे वो पहले स्पीकर बने पाकिस्तान असेंबली के, स्पीकर कह लें, प्रेसिडेंट कह लें उस वक्त। इन्होंने उसे चेयर किया असेंबली को, कब? 11 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या हुआ? 12 अगस्त को पाकिस्तान असेंबली में से जो पहली जो बिल मंजूर हुआ वो ये हुआ कि कायद आजम को लकब दिया गया। किसका? कायद आजम। लकब नहीं बल्कि टाइटल, अब खिताब कहेंगे। कायद आजम जो था ये लकब था पहले। जब कोई गवर्नमेंट उस पर स्टैंड कर दे, कोई गवर्नमेंट कोई मतलब है कि अलकाबात दे किसी को भी, तो वो फिर टाइटल बन जाता है, खत्ताब बन जाता है। एक बार जो जिन्ना साहब था, जिन्ना साहब जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, इनका जो जिन्ना था ये इनका पहले क्या था? लकब था। अब क्या बन गया? टाइटल बन गया। अब टाइटल बन गया तो ये 12 अगस्त को पहला जो बिल मंजूर हुआ पाकिस्तान की असेंबली से वो ये हुआ कि कायदे आजम को बाकायदा कायदे आजम का टाइटल दे दिया गया। उसके बाद 12 अगस्त को ही एक और बिल मंजूर किया गया जो पेश किया। ये दोनों बिल जो थे ये पेश करेंगे लियाकत अली खान साहब। तो लियाकत अली खान साहब ने तो ये जिनाह का टाइटल जो दिलवाया कायदे आजम को। उसके बाद फिर जो है ना दूसरा जो बिल था इसका वो था कि पाकिस्तान का जो फ्लैग था वो अप्रूव कराया गया। पाकिस्तान का जो झंडा था जो कि अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने बनाया था बेसिकली, तो वो 12 अगस्त को अप्रूव हुआ पाकिस्तान की असेंबली से। तो उसका बिल भी किसने पेश किया? वो लियाकत अली खान साहब ने किया। उसके बाद फिर आगे 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे अल्टीमेटली उन्होंने आके पार्लियामेंट से खिताब करना था और अनाउंस करना था कि जी आज से आप एक आजाद मुल्क हैं। तो 13 को इधर पहुंचे वो पाकिस्तान, और 14 को 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान की जो असेंबली थी जो नई बनी थी उसमें खिताब किया और उसमें पाकिस्तान को खुशखबरी दी कि आज से आप क्या है? आजाद मुल्क है। इसीलिए हम आज भी अपने जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को ही मनाते हैं। फिर माउंटबेटन साहब यहाँ से इंडिया गए। 15 अगस्त को इंडिया की पार्लियामेंट से इन्होंने खिताब किया और वहां जाके उन्हें बताया कि आज से आप भी एक आजाद मुल्क हैं। और इस तरह से आज भी इंडिया जो अपना इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को मनाता है और हम 14 अगस्त को मनाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान बन गया। उसके बाद असल में ये जो पाकिस्तान बनने की जो हिस्ट्री है ना ये पार्टीशन के बाद वाली, इसमें डेट्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो आपको डेट्स याद करना पड़ेंगी। तो 15 अगस्त को जो है ना जिन्ना साहब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हलफ लेंगे और 15 अगस्त को ही लियाकत अली खान साहब जो हैं ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और 15 अगस्त को ही जो जस्टिस अब्दुल रशीद साहब है जो कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस बनेंगे वो भी 15 अगस्त को ही हलफ लेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को ही पाकिस्तान का जो पहला गजट था वो जारी किया गया। तो ये 4 जो क्वेश्चन है ये 15 अगस्त के हवाले से हैं। फिर पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने के हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया? तो तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये जो मुल्क थे, कॉमनवेल्थ हो गया, ईरान हो गया, ये 4, तुर्की, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये 3 मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान को पहले ही दिन एक्सेप्ट कर लिया था 15 अगस्त को ही। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ने भी आपको जो है ना 15 अगस्त को ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद अगर हम आगे चले तो इसमें आगे चल के जो है ना पाकिस्तान फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना शुरू कर देगा और इसके अलावा कुछ स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा बनना शुरू होंगी। उनके हवाले से एमसीक्यूज बनते हैं और जो है ना स्टेट्स के हवाले से और असासा जात की जो तकसीम थी पाकिस्तान बना। देखें उस वक्त पाकिस्तान में ये जो हमारा इस वक्त का पाकिस्तान उसमें रिसोर्सेज नहीं थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो भी इंडिया में ही था, वहां से हमें पैसे मिलने थे। जो असासों की जो तकसीम थी उसकी परसेंटेज के हवाले से सवाल बनते हैं। तो 36% पाकिस्तान के हिस्से में आए असासा जात और 64% जो थे ये इंडिया के हिस्से में आए। तो असासा जात की तकसीम कुछ इस तरह से हुई। और जो इसके अलावा जो पैसे थे, जो हमें पैसे मिलने थे इंडिया से, वो अल्टीमेटली जो हमें मिले वो कितने हमारे हिस्से में आए? पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़। 75 करोड़ जो थे ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। 75 करोड़ में से 20 करोड़ हमें दे दिए गए थे शुरू में, बाकी इंडिया ने रोक लिए थे। बाद में फिर गांधी साहब ने क्या किया? पाकिस्तान को के लिए उन्होंने धरना दिया कि पाकिस्तान के हिस्से के जो पैसे बनते हैं वो दिए जाएं। तो उस वजह से जो इंतहा पसंद हिंदू थे वो गांधी साहब के मुखालिफ हो गए और फिर जाके हमें पैसे तो मिल गए।
50 अरब बाद में मिल गए थे। तो टोटल 70 अरब हो गए। 5 अरब आज भी, 5 करोड़ आज भी इंडिया ने हमारे देनी है। तो इस तरह से जो है ना सासाजात हमें मिले। गांधी साहब को बाद में फिर वो जो हिंदू पसंद थे उन्होंने गोली मार दी 30 जनवरी 1948 को। नथू राम गोडसे उसका नाम था जिसने फायर किया गांधी साहब पे। ये पूछ लेता है पेपर में कि किसने गोली मारी, कौन सी डेट को मारी। 30 जनवरी 1948 को गांधी साहब को जो है ना इस मतलब जो उनकी सजा मिली कि वो पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को सपोर्ट क्यों करता है। तो 30 जनवरी 1948 को नथू राम गोडसे का नाम याद रखिएगा। नथू राम गोडसे ने क्या किया, गांधी साहब को गोली मार दी। इस तरह से जो है ना साचाजात की तकसीम में। उसके अलावा देखिए अगर बैंक कितने मिले पाकिस्तान को, ये सवाल पूछा गया पेपर में, तो 99 बैंक जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और 34 फैक्ट्रीज 34 फैक्ट्रीज पाकिस्तान के हिस्से में आई। इंडस्ट्रीज के हवाले से सवाल बनता है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी नहीं आई क्योंकि एक भी नहीं थी इधर पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान था एक भी हमारे हिस्से में नहीं, उसके बदले में हमें कुछ पैसे दिए गए थे, बाद में हमने वो एस्टेब्लिश करनी थी। तो इस तरह से जो है ना सासाजात के मामला थे जो कि हैंडल किए गए अल्टीमेटली। उसके बाद हम जरा देखते हैं कि पाकिस्तान को रियासतें कौन कौन सी थी जिन्होंने ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने फिर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर किया। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को सबसे पहले जो है ना किसने जो है एक्सेप्ट किया। सबसे पहले सऊदी अरब का बताया मैंने आपको, ईरान का बताया और उसके बाद मैंने आपको बताया तुर्की का। तो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है सबसे पहले जो एम्बेसी मतलब पाकिस्तान ने अपनी सबसे पहली एम्बेसी कहाँ पे खोली, तो ईरान में खोली थी। पाकिस्तान ने सबसे अपनी पहली जो एम्बेसी थी वो ईरान में खोली। और पाकिस्तान में सबसे पहले एम्बेसी किसने ओपन की, तो उसका जो सही आंसर है वो इजिप्ट के बारे में कहा जाता है कि इजिप्ट ने जो था पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी खोली थी। इसके अलावा जो रियासतें स्टेट्स की अगर बात करें तो उस वक्त हिंदुस्तान में पार्टीशन के टाइम 562 स्टेट्स थी आजाद। कितनी, 562 स्टेट्स थी हिंदुस्तान की छोटी बड़ी मिला के, जिनमें सबसे बड़ी रियासत रखने के लिहाज से वो कश्मीर की रियासत थी, रियासत कश्मीर। और आबादी के लिहाज से हैदराबाद दक्कन की रियासत थी सबसे बड़ी रियासत। इसके अलावा कितनी रियासतों ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, ये सवाल बनेगा। तो 13 रियासतें थी, 13 स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। 13 स्टेट्स थी 562 में से जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। 13 में से फिर वो पूछेगा सबसे पहले किसने किया या सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी इन 13 रियासतों में से। तो रियासत भावलपुर जो थी ये पाकिस्तान की में शामिल होने वाली सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे पहले भी इसी रियासत ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। तो इसमें जो है ना वो पूछ लेता है नवाब सादिक खान पंजम साहब थे जी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था अपनी रियासत का। नवाब सादिक खान पंजम, इसकी डेट भी याद रख सकते हैं आप, 7 अक्टूबर 1947 को। 7 अक्टूबर की डेट है। 7 अक्टूबर 1947 को रियासत भावलपुर ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से टोटल 13 रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना शुरू किया। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसे पाकिस्तान ने ज्वाइन किया वो हमारे पास बनेगी बेटा FOA। FOA पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। ये लिख लें जरा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है बेटा इसका, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसकी जो डेट है ज्वाइनिंग की वो लिखना चाहे तो आप लिख लें 7 सितंबर है बेटा। 7 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। तो ये बार बार पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, FAO को। आपको पता है कि फूड शॉर्टेज थी हमारे पास, इतने सारे हिजरत करके लोग इधर आ गए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रिसोर्सेज थे नहीं, हमें फूड का इशू था, तो हमने FAO को ज्वाइन किया ताकि हमारे जो लोगों के खाने पीने की जो जरूरियात है वो पूरी हो सके। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है ज्वाइन किया यूएनओ को। पाकिस्तान ने कौन सी डेट को ज्वाइन किया, ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये 30 सितंबर को बेटा, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया। तो यूएनओ को जब पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के हक में एक वोट मुखालिफ पड़ा था। पाकिस्तान के मतलब है कि मुखालफत की थी एक मुल्क ने, वो अफगानिस्तान था। सवाल पूछता है कि वो कौन सा कंट्री था जिसने पाकिस्तान के
मुखालफत की थी। तो अफगानिस्तान वो कंट्री था जिसने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं किया था, उसने मुखालफत की थी वो ड्यूरल लाइन के इशू की वजह से। तो इस तरह से पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया, फिर पाकिस्तान ने आईएलओ को ज्वाइन किया। आईएलओ को पाकिस्तान ने जो ज्वाइन किया वो डेट उसकी 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने आईएलओ को ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने आईएलओ को ज्वाइन किया। इस तरह से जो है ना मामला चलेंगे। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इफ्तिताह किया गया जिन्ना साहब ने 1 जुलाई 1948 को। देखिए 1948 तक असल में ना जब पाकिस्तान बना है हमारी अपनी करेंसी तो थी नहीं, लेकिन इंडिया की तो करेंसी थी, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया चल रहा था उसकी तो अपनी करेंसी थी। तो फैसला ये किया गया कि 1948 तक जो है पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी इस्तेमाल की जाएगी इंडिया की ही की जाएगी और वही करेंसी चलती रही। पाकिस्तान ने फिर अपने जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह कर दिया, स्टेट बैंक अपना बना लिया, फिर ये अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। 1 जुलाई 1948 को जिन्ना साहब ने क्या किया, पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है उसका इफ्तिताह किया कराची में। 1 जुलाई की डेट पूछता है वो। इस तरह से जो है ना मामला आगे चलेंगे। उसके बाद जो मेन इवेंट है वो आपको पता है कि कश्मीर का इशू है। तो कश्मीर का जो दरमियान में स्टेट थी इसने फैसला किया था कि हम आजाद रहेंगे, लेकिन वहां के लोगों का ख्याल ये था, स्पेशली जो वादी कश्मीर है वहां के लोग और जीबी के लोगों का, कि ये जो है ना जो राजा है हरी सिंह ये क्या है, गैर मुस्लिम है, तो इसका झुकाव इंडिया की तरफ था, तो कहीं ये इंडिया के साथ इलाक न कर ले। तो उन्होंने उसके खिलाफ जहाद का ऐलान किया। तो हरी सिंह भाग गया यहाँ से अपना इलाका छोड़ के और वो पहुंच गया किधर, इंडिया के पास। और इंडिया को कहा कि हमें सेव किया जाए, मुझे बचाया जाए। तो इंडिया ने कहा हम आपको क्यों बचाएं, आप तो हमारा हिस्सा नहीं है, हम आपको एक सूरत में सेव करेंगे कि आप इलाक करें हमारे साथ, आप हमारे साथ इलाक करें। हरी सिंह मरता क्या ना करता, उसने 26 अक्टूबर है बेटा, 26 अक्टूबर 1947 को रियासत कश्मीर का इलाक कर दिया इसके साथ, इंडिया के साथ। 26 अक्टूबर को इंडिया के साथ जब इलाक हो गया तो इंडिया का ऑफिशियली वो हिस्सा बन गया। इंडिया ने अगले दिन आर्मी चला दी। इंडिया ने 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया में अपनी आर्मी, कश्मीर में अपनी आर्मी भेज दी और हमला कर दिया। इस तरह से आज भी जो कश्मीर के लोग हैं वो 27 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं ब्लैक डे के लिए। ये ब्लैक डे था उस दिन जिस दिन इंडिया ने हमारे पर फोर्स चढ़ा दी थी। तो 27 अक्टूबर आज भी मनाया जाता है ब्लैक डे के नाम से। इस तरह से मतलब जंग शुरू हो गई। तो जिन्ना साहब ने भी अपनी आर्मी को कहा कि आप भी हमला करें, लेकिन हमारी आर्मी उस वक्त माउंट बैटन को जवाब दी थी तो उसने हमला नहीं किया। फिर बाद में ऐलान किया गया जिहाद का। तो जिन्ना साहब ने जब जिहाद का ऐलान किया तो केपी से जीबी से लोग गए कश्मीर से जिहाद के नाम पे, और इन्होंने जाके काफी सारा एरिया जो था उनसे आजाद करवाया इंडियन आर्मी से। और ये आगे बढ़ते जब जा रहे थे तो उस वक्त जो है ना फिर इंडिया ने जब देखा कि अब इसका जो है ना हल यही है कि अब इंटरनेशनली जो है ना प्रेशर डलवाया जाए पाकिस्तान के ऊपर और कहा जाए कि जंग बंदी हो। तो वो जो इशू था वो 1 जनवरी, देखें डेट पूछता है पेपर में, 1 जनवरी 1 जनवरी 1948 को ये इस इशू को उठा के यूएनओ में ले गया। इंडिया इस इशू को उठा के यूएनओ में ले गया 1 जनवरी 1948 को। ये डेट याद रखिएगा, पूछता है। इसे वो यूएनओ में ले गया। यूएनओ ने जंग बंदी का कहा पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि हम नहीं जंग बंदी करेंगे, ये हमारा हक है, ये हमारा हिस्सा है, वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हम जंग बंदी को नहीं मानते। तो जिन्ना साहब ने अपनी जिंदगी में सीज फायर लाइन को नहीं माना, सीज फायर नहीं की, बल्कि जंग चलती रही। लेकिन बाद में जिन्ना साहब के मरने के बाद आगे चल के फिर क्या होगा, लियाकत अली खान साहब जो प्रेशर है वो नहीं ले पाएंगे, तो लियाकत अली खान साहब फिर आगे चल के 1949 में सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर देंगे। फिर बाद में सीज फायर लाइन को आपको पता है एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया और वो एलओसी आज भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से मामला चलेंगे। अब इसमें पहले जो 2 गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में भी लिख लें, उनके बारे में भी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो फ्रैंक मैसर्वी और डुगलस ग्रेसी। पहला जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ था वो हमारे पास फ्रैंक मैसर्वी था और दूसरा जो था वो डुगलस ग्रेसी था। तो ये रहेंगे। उसके बाद फिर अयूब खान आ जाएगा 1959 में। तो इसके हवाले से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये मेन इश्यूज थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जिन्ना साहब की जो वफात है उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। तो जिन्ना साहब ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को उसके रास्ते पे
लाने की और उसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जो स्टेप वो ले सकते थे उन्होंने लिए, लेकिन अकेले थे, बीमार भी थे, तो वो उनकी जो सेहत थी वो साथ नहीं दे रही थी। तो आखिरी दिनों में बीमार होके जो जिन्ना साहब थे वो चले गए जियारत में जो है इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। और उसके बाद जिन्ना साहब की जो वफात हुई तो उस वक्त जिन्ना साहब की जो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, उन्हें लाया गया कराची उन्हें चेक करवाना था। तो वो कहा यह जाता है कि रास्ते में जो है ना जो एम्बुलेंस लेने के लिए गई थी जिन्ना साहब को, उसका तेल ख़त्म हो गया था। तो जिन्ना साहब को जो है ना कहा जाता है 2.5-3 घंटे जो उनका जिस्म था वो, उनकी जो सिस्टर थी फातिमा जिन्ना साहिबा, वो रोड पे लेके बैठी रही। इस तरह से जिन्ना साहब की डेथ हो गई। जिन्ना साहब इस दुनिया से चले गए। डेट ऑफ जो इनकी बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है जिन्ना साहब की वो याद रखिएगा। इसे मैं रेज करता हूँ और मैं लिखता हूँ। तो जिन्ना साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा वो है हमारे पास 25 दिसंबर 1876 को। जिन्ना साहब जो थे कराची में वजीर मेंशन में पैदा हुए थे। पूछ लेते हैं वजीर मेंशन का कराची का। और डेट ऑफ डेथ जो है ये 11 सितंबर 1948 को जिन्ना साहब इस दुनिया से चले गए। एक पेपर में जिन्ना साहब की एज भी पूछी गई थी, 71 ईयर बनती है बेटा, 71 ईयर बनती है। तो जिन्ना साहब आजकल कहाँ दफन है जी? कराची में दफन है जिन्ना साहब। जो उनका मकबरा है कराची में है। और जिन्ना साहब का जो नमाज जनाजा है वो किसने पढ़ाया था? वो मौलाना, ये पूछता पेपर में, शब्बीर अहमद उस्मानी साहब। शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने आपका जनाजा पढ़ाया था। शब्बीर अहमद उस्मानी साहब थे जी, इन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया। और इस तरह से जो है ना जो पाकिस्तान के जो फाउंडर थे, अजीम जो लीडर थे, वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा, जिन्ना साहब के जो पर्सनल डॉक्टर है ना उनका नाम भी पूछा जाता है। डॉक्टर पटेल थे, डॉक्टर पटेल, डॉक्टर पटेल साहब थे जी। तो इनके बारे में आता है। तो जिन्ना साहब को टीबी थी, आपको पता है। जिन्ना साहब की जो बीमारी का अगर पूछ लिया जाए कौन सी बीमारी से गए इस दुनिया से, टीबी थी डॉक्टर जिन्ना साहब को। तो डॉक्टर पटेल साहब जो थे वो इनके राजदार थे। इन्हें कहा जाता है कि ये इन्होंने बताया, इन्होंने किसी को नहीं बताया हुआ था, सिर्फ डॉक्टर पटेल को पता था। और डॉक्टर पटेल ने भी ये जो राज था अपनी जिंदगी में रखा, किसी को नहीं बताया कि जिन्ना साहब को टीबी है। उसके बाद फिर जो है ना जब वो फौत हो गए फिर बात ओपन हो गई थी। तो इस तरह से जो है ना जिन्ना साहब के हवाले से ये सवाल बन सकते हैं। तो ये जिन्ना साहब का जो टेन्योर था, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये पाकिस्तान के। प्रेसिडेंट का लफ्ज तो नहीं यूज किया जाता था उस वक्त। उस वक्त गवर्नर जनरल का नाम यूज किया जाता था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे वो जिन्ना साहब थे। तो इनके टेन्योर के हवाले से मैक्सिमम यही सवाल बन सकते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं मजीद एक दफा देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन रह गया है। मेरे ख्याल से तकरीबन सारे ही क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हैं जिन्ना साहब के हवाले से। जाती डॉक्टर भी हो गया उनका, शबीर अहमद उस्मानी साहब भी हो गया बेटा। तो मेरे ख्याल से तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए इस लेक्चर में। इन्हें सुने, अपने नोट्स में शामिल करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।